सो वेलकम टू द नेक्स्ट मॉड्यूल, जहां पे हम डिटेल में देखने वाले हैं कि किस तरीके से इसको विड्रॉ किया जा सकता है। सो दो कंडीशंस हम देखेंगे, एक प्री मैच्योर विड्रॉल एंड एक मैच्योरिटी वाला विड्रॉल, की उसको कैसे करना है। सबसे पहले प्री मैच्योरिटी वाला देखते हैं कि सर अगर 60 होने के पहले मुझे 5 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ी तो क्या निकालना पॉसिबल है? यस पॉसिबल है, बट बहुत टीडियस है। और याद रखना, हमने शुरू में देखा था टियर 1 अकाउंट में निकालना बहुत टीडियस है और उसी में टैक्स का बेनिफिट है। एंड टियर 2 अकाउंट में यस यू कैन विड्रॉ एनी टाइम। सो हम टियर 2 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टियर 1 जो कि मेन पेंशन अकाउंट है। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आपको एनपीएस से पैसा निकालना है तो सबसे पहले मिनिमम आपका 3 साल कंप्लीट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते हुए। लेट्स से आपने आज इन्वेस्टमेंट करना चालू किया, एक पर्टिकुलर ईयर लेते हैं, ईयर 2024 में इन्वेस्ट करना आपने चालू किया और 2026 में आप निकालना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि 2 साल ही हुआ। आपको मिनिमम 3 साल वहां पे कंप्लीट करना होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, सर 3 साल के बाद कितना निकाल पाऊंगा? 25% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ नहीं, योर इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लो आपने 3 साल में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो आपकी इन्वेस्टमेंट का 1 लाख का आप 25% यानी 25,000 रुपया निकाल सकते हो। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज, ऐसा आप सिर्फ 3 बार कर सकते हो पूरे एनपीएस के लाइफ साइकिल में। तो इसमें निकालना जो है वो बहुत टीडियस प्रोसेस है। इसके अलावा कुछ और भी कंडीशंस हैं जिसमें विड्रॉल अलाउड है। ठीक है, सो हियर आर फ्यू सर्कमस्टांसेस, जैसे आप देख सकते हो, हायर एजुकेशन ऑफ योर चिल्ड्रेन, मैरिज ऑफ योर चिल्ड्रेन, परचेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, ऐसे ऐसे काफी चीजें हैं जिसके थ्रू आप ये निकाल सकते हो। एंड द नेक्स्ट इज, देयर आर 14 स्पेसिफिक डिजीजेस कवर्ड फॉर पार्शियल विड्रॉल इंक्लूडिंग अदर क्रिटिकल इलनेस। ये देखो, इतने सारे क्रिटिकल इलनेसेस हैं, इनमें से किसी एक को तो वो निकालना पॉसिबल है। प्रोसेस क्या है? यू कैन सबमिट अ विड्रॉल रिक्वेस्ट अलॉन्ग विद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे। अब आप सोचो, इतना टीडियस प्रोसेस है। सो पार्शियल विड्रॉल तो लगभग आप अपने माइंड से निकाल ही दो, क्योंकि आपका मेन पर्पस इस पैसे को पेंशन में कन्वर्ट करना है, विड्रॉल नहीं करना है। अगर आप सच में विड्रॉल के बारे में सोच रहे हो, देन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। ये तो आपका पेंशन का पैसा है ना। आप ये पूरा मॉड्यूल ही देख रहे हो क्योंकि आप अपनी पेंशन बनाना चाहते हो। अगर आप इस पैसे को निकाल लोगे तो पेंशन कैसे बनेगी? तो इसके बारे में, निकालने के बारे में नहीं सोचना है। ऑफ कोर्स सिखाने के लिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, बट ये दैट इज़ द रॉन्ग थिंग कि आप एक तरफ पेंशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर आप बोल रहे हो कि निकालना पड़ा। तो इट्स लाइक सेइंग कि मैं आम का बीज ज़मीन में लगा रहा हूँ, बट अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं निकाल के खा भी लूँगा। अरे खा लोगे तो फिर उसमें पेड़ कैसे आएगा? नहीं आएगा, है ना। पर्पस तो अभी फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए अपने रिटायरमेंट को फिक्स करना है। ठीक है, सो इसलिए विड्रॉल भूल जाओ, उल्टा प्लानिंग इतनी बेहतर करो कि काफ़ी कुछ पैसा आपका म्यूचुअल फंड में भी होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए म्यूचुअल फंड का अलग से मॉड्यूल है, यू कैन गो एंड वॉच दैट मॉड्यूल। ठीक है, सो अब यहाँ तक आपको क्लैरिटी आ गई कि पार्शियल विड्रॉल थोड़ा टीडियस प्रोसेस है, बट यस पॉसिबल है। नाउ द नेक्स्ट, कि सर मैच्योरिटी पे कैसे क्या होगा? सो मैच्योरिटी पे जैसे आप 60 की एज में पहुँचोगे तो आप क्या पूरा पैसा निकाल सकते हो? आंसर है नहीं। पूरा पैसा निकाल लोगे तो पेंशन कैसे बनेगी? आप खुद ही बताओ। पूरा तो निकाल ही नहीं सकते, बट कितना निकाल सकते हैं? 60% ऑफ योर मनी। ठीक है, अगर आपका टोटल ही 5 लाख के नीचे हुआ है, आपने इतना कम इन्वेस्ट किया कि 60 तक पहुंचते पहुंचते टोटल ही एनपीएस में 5 लाख के नीचे, तो वो पूरा दे देंगे कि भाई पूरा आप ले जाओ, जाने दो। लेकिन अगर वो 5 लाख से ज़्यादा है, देन 60% तक आप विड्रॉ कर सकते हो, दैट्स इट। और ये जो 60% आप विड्रॉ करोगे, हियर इज द मैजिक थिंग, सारा पैसा टैक्स फ्री होगा। एंड रिमेनिंग पैसे को आप एन्यूटी में यानी कि पेंशन में कन्वर्ट करते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ? सो 60% मैक्सिमम विड्रॉल अलाउड है एंड रिमेनिंग 40% को आपको करना होगा एन्यूटी में कन्वर्ट। क्या सिर्फ 40%? अगर मैं 100% करना चाहूँ एन्यूटी में कन्वर्ट, ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। मैक्सिमम विड्रॉल अलाउड इज 60%। यहाँ तक क्लियर हो गया पूरा थॉट? 21 और लेते हैं कि सर मैं 60 की बजाय अगर मैं 65 में पेंशन चाहूँ तो, जैसे बहुत सारे सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका जो वर्किंग टाइम है वो 65 तक है, बट वो कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते 60 के बाद, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आप डिफर कर सकते हो, डिफर इज ऑल्सो अलाउड। आप 65, 70 जब तक चाहे डिफर कर सकते हो। आप 60 तक आपने पे किया, दैट्स ग्रेट। उसके बाद आपको पे नहीं करना, दैट्स ग्रेट। उसको ग्रो होने दो एंड आप पेंशन 65 में चालू करो या 70 में चालू करो। आप जहां से चाहे वहां से इसको चालू कर सकते हो। ठीक है, ये भी क्लैरिटी आ गई कि आप चाहो तो डिफर भी उस वक्त कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सर अगर मान लो मैंने 60% निकाल लिया, ठीक है, अगर मुझे केस पड़ा तो मैं निकाल लूंगा, नहीं पड़ा अगर मैंने पूरा ही पेंशन में इसको कन्वर्ट कर दिया तो
कितना रिटर्न बनता है? तो नॉर्मली ये एएसपी यानी एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स पे डिपेंड करता है। आप जो उस वक्त एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर यानी एएसपी चूज करोगे उस समय आप उनसे डिस्कशन करोगे। जैसे आज के टाइम पे 5-6-7% के आसपास चलता है। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह की स्कीम चूज कर रहे हो पेंशन के लिए। तो ये फुल कस्टमाइज्ड है। सबसे पहले तो जब इसको विजुलाइज करो कि 60 में आप पहुंचते हो और आपके पास 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया, आपको मान लो कुछ भी विड्रॉ नहीं करना है, अब आपको पेंशन में कन्वर्ट करना है। तो काफ़ी सारे एएसपीज हैं, एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर। सो ये देखो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर कौन है? इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। यानी ये पैसा अब आप इंश्योरेंस कंपनी को सिलेक्ट करके देते हो, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI, इसमें से जो भी है आप एक चूज़ करोगे, उस वक्त आपको डील पर्टिकुलर मिल जाएगी। ठीक है, मान के चलते 6% पे 1 करोड़ पे अगर आपका डील हो गया, उस पर 6% यानी 6 लाख रुपया, यानी कि मंथली 50,000 रुपये की आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। अब एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर अगर मुझे कुछ हो गया, मान लो मुझे 3 साल तक पेंशन मिली, उसके बाद मुझे कुछ हो गया, तो क्या ये मेरा पूरा 1 करोड़ गायब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा? अच्छा नहीं, ये आपके नॉमिनी को मिलता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये डिपेंड करेगा कि आपने किस तरह का एन्युटी कन्वर्ट किया है। इसमें भी मल्टीपल टाइप है, तो ये भी विड्रॉल का ही पार्ट है। इसको मैं आपको एक बार अभी ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो टोटल 5 टाइप से एन्युटी विड्रॉल यानी इन्वेस्टमेंट प्लान डिसाइड किए जाते हैं। यानी कि जब आप पेंशन के लिए पहुंचोगे तो उस वक्त किस तरीके से आप पेंशन को प्लान करना चाहते हो, वो यहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं। सो सबसे पहला है एन्युटी फॉर लाइफ। इस केस में यानी कि आपने जो भी पेंशन का प्लान चूज किया है उसमें आपको पेंशन मिलेगी जब तक आप रहोगे लाइफ में, एंड उसके बाद नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये उनको चूज करना चाहिए जो अकेले हैं और उनके बाद किसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। यानी कि जब तक आप रहोगे तब तक पेंशन मिलेगी एंड उसके बाद नॉमिनी को सारा पैसा मिल जाएगा। प्लान 2, एन्युटी पेबल फॉर लाइफ विथ 100% एन्युटी पेबल टू स्पाउस ऑन डेथ ऑफ एन्युटेंट। इसका मतलब क्या है कि जब तक आप रहोगे तब तक आपको पेंशन मिलेगी। अगर आप नहीं हो तो आपके स्पाउस यानी पार्टनर को पेंशन मिलने वाली है, एंड जिस दिन पार्टनर भी नहीं रहेगा तो नॉमिनी को सारा पैसा मिल जाएगा। तो पहले प्लान में क्या था कि सिर्फ आपको मिलेगी एंड उसके बाद नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। यहां पे क्या है, आपको, आपके पार्टनर को, एंड देन वो पार्टनर भी अगर नहीं रहा तो फिर नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। एंड थर्ड प्लान इज एन्युटी फॉर लाइफ विथ रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस ऑन डेथ। ये भी पहले वाले से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन इसमें परचेस प्राइस यानी कि एन्युटी परचेस होती है। जब तक आप रहोगे तब तक आपको पेंशन मिलेगी, एंड अगर आप जिस दिन नहीं हो तो नॉमिनी को जितना आपने परचेस किया है यानी 50 लाख, 1 करोड़, जो भी आपने उस वक्त डिसाइड किया होगा कि इतना तो मेरे फैमिली को मिल जाना चाहिए, नॉमिनी को मिल जाना चाहिए, उतना नॉमिनी को मिल जाएगा। नाउ द टाइप 4 कि आपको पेंशन मिलने वाला है एंड देन वही पेंशन अगर आप नहीं हो तो आपके स्पाउस को मिलने वाला है, एंड उसके बाद जो भी नॉमिनी है उसको वो वाला अमाउंट मिलेगा जो आपने परचेस किया है। सो यहां पे क्या था, जितना बचा है वो सब मिल जाएगा। यहां पे वो मिलेगा जितना आपने परचेस किया है। आप ज्यादा का भी परचेस करके रख सकते हो, कम का भी परचेस करके रख सकते हो। व्हाट इज द परचेस? आप ये समझ के चलो कि आपका 1 करोड़ का कॉर्पस था एंड उसके 1 करोड़ के कॉर्पस में से आप चाहते हो कि मुझे पेंशन मिलती रहे, मैं नहीं हूं तो मेरे पार्टनर को पेंशन मिलती रहे, एंड अगर हम दोनों नहीं है तो नॉमिनी को सिर्फ 50 लाख मिले। और ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि जो रिमेनिंग 50 लाख है उससे आपने अपनी पेंशन बढ़ा करके रखी होगी। दैट्स हाउ इट वर्क्स। नाउ द फिफ्थ, एनपीएस फैमिली इनकम, जो कि ये मुझे बहुत ही नीट एंड क्लीन लगता है कि यानी जब तक मैं रहूँगा तब तक पेंशन मिलनी चाहिए मुझे, मैं नहीं हूँ तो मेरे पार्टनर को मिलनी चाहिए थ्रू आउट द लाइफ। मेरे पार्टनर की भी डेथ यानी दोनों की अगर डेथ हो गई तो फिर मेरी मदर को मिलनी चाहिए, सब्सक्राइबर की मदर को मिलनी चाहिए, मदर भी नहीं है तो फादर को मिलनी चाहिए, फादर नहीं है तो फिर ये जो भी नॉमिनी है उनको ये सारा पैसा मिल जाएगा। यानी पूरी फैमिली के लिए आपने व्यवस्था कर दी है। बट अभी आपको इस पे टेंशन लेने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, क्योंकि जब एक्चुअली में एन्युटी के लिए हम पहुंचेंगे तब वहां पे आप इस डिसीजन को लोगे कि उस समय क्या कंडीशंस हैं, कितने लोग हैं फैमिली में, एंड मेनी मोर थिंग्स। ठीक है, आई होप आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी कि कितने टाइप के प्लान है। नाउ एक और क्वेश्चन है कि क्या
ये जो पैसा मुझे एन्यूटी में आएगा यानी पेंशन में आएगा वो टैक्स फ्री होगा क्या? क्योंकि 60% तो टैक्स फ्री है, जो हम 60% निकाल सकते हैं, बट ये जो बचा वो 40% जो हम एन्यूटी में कन्वर्ट कर देते हैं, ये जब पेंशन के तौर पे मेरे पास आएगा, क्या वो टैक्स फ्री है? आंसर है नहीं, वो टैक्स फ्री नहीं है। आपकी जो पेंशन है दैट विल बी ट्रीटेड एज ए नॉर्मल इनकम, और जो भी आपका उस वक्त एज पर द इनकम टैक्स स्लैब टैक्स लगेगा वो वहाँ पे लगेगा। सो अब आपको पूरा विड्रॉल के बारे में क्लैरिटी आ गई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर ये सब करूँगा, कुछ टैक्स वैक्स बेनिफिट है नहीं है या क्या है? दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट मॉड्यूल, जहाँ पे हम पूरा डिटेल में टैक्स देखेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल सी द अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस ऑल्सो। वैसे आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी आ गई होगी, बट फिर भी हम अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस भी देखेंगे। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट मॉड्यूल। वेलकम टू द टैक्स मॉड्यूल ऑफ एनपीएस, जहां पे हम डिटेल में देखने वाले हैं कि किस तरीके से एनपीएस पे टैक्सेशन लगता है। सबसे पहली बात, 50,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट मिलता है एनपीएस में, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हो चाहे आप न्यू टैक्स रिजीम में हो। अगर आप इन 50,000 रुपए पे टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप टीयर 1 अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। लेट्स से आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो उस पर 30% आप दे रहे हो टैक्स। इससे अच्छा उसी पैसे को वहीं से पार्क कर दो एनपीएस में, यानी कि आपका 30% टैक्स उस पैसे पे बच गया एंड आपके फ्यूचर के लिए पेंशन जनरेट हो जाएगी, है ना। सो इस तरीके से आप तो बचा ही सकते हो टैक्स में से। क्लियर है? नाउ ये तो हो गया बहुत छोटा पार्ट जो कि सेविंग के थ्रू होता है। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी आपके एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करती है तो 10% ऑफ योर बेसिक टैक्स फ्री हो सकता है। कई सारी कंपनियां एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करती हैं। अगर आपके अकाउंट में कंट्रीब्यूशन हो रहा है कंपनी की तरफ से 2%, 4%, 5%, आप उस कंट्रीब्यूशन को अप टू 10% तक ले जा सकते हो। 10% ऑफ व्हाट? बेसिक प्लस टीए जो आपको मिलता है। बेसिक आपने सैलरी स्लिप उठाई, उसमें देखिए बेसिक कितना पार्ट है। जो पार्ट बेसिक है उसी का 10% लिए आपकी कंपनी एनपीएस में अगर डालती है, दैट अमाउंट इज टैक्स फ्री। यस, ये बहुत बड़ा चंक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो और बढ़िया बेनिफिट है। 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए मिलता है उनको टैक्स फ्री। सो वो पार्ट भी अगर एनपीएस में जा रहा है देन दैट अमाउंट इज टैक्स फ्री। इसके ऊपर आप 50,000 रुपये खुद से भी एनपीएस का अकाउंट ओपन करके डाल सकते हो एंड आपको उस 50,000 पे भी टैक्स का बेनिफिट मिलता है। बाय द वे, इसको डिटेल में भी पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे आप इसको पढ़ भी सकते हो। इसका जो बेनिफिट है वो 80CCD के अंदर आता है, ठीक है। और 10% ऑफ बेसिक, दिस इज फॉर टैक्स बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑन सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन, टैक्स बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयर्स यहाँ पे 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इसमें सीलिंग है 1.5 लाख रुपीज़ की, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डाल सकते हैं, 1.5 लाख की सीलिंग है, ठीक है। टैक्स बेनिफिट टू सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो क्या कर सकता है? टैक्स डिडक्शन अप टू 20% ऑफ ग्रॉस इनकम अंडर 80CCD, ओवरऑल सीलिंग 1.5 लाख रुपीज़, ओवरऑल सीलिंग, ठीक है। एंड उसके ऊपर ऑफकोर्स 50,000 का अलग से बेनिफिट तो मिल ही रहा है 80CCD 1B में। सो अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यहाँ पे भी वो एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट ले सकता है। नेक्स्ट, विड्रॉल पे ऑलरेडी हम लास्ट मॉड्यूल में डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस वाज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन में बहुत सिंपल है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है, कोई ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो अगर आपकी कंपनी लेट्स से एनपीएस में कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है, आपको लगता है कि 10% ऑफ बेसिक आप करवा सकते हो तो वो भी करवा करके आप कुछ पार्ट ऑफ टैक्स बचा सकते हो, बट यही है कि पैसा लॉक इन हो जाएगा 60 साल के लिए। दैट इज़ द रियलिटी, ठीक है। सो इधर ये वो आप एसेस कर सकते हो, वे कर सकते हो, उसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हो। और हाँ, अगर आप अपना 50,000 नहीं डाल रहे हो और आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो फॉर श्योर अपना 50,000 तो डालो ही डालो। सो आई होप आपको टैक्स तक पूरा क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर मुझे सब कुछ समझ में आ गया, यानी कि पेंशन
क्यों ज़रूरी है, कितना पेंशन चाहिए वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया, कि ये जो पूरा आर्किटेक्चर है वो कैसा है, कब से चालू हुआ है, एंड देन अकाउंट ओपन करते टाइम जब जाएंगे तो उसमें क्या क्या वहाँ पे टियर 1 टियर 2 एसेट क्लासेस ये सब भी समझ में आ गया, ASP समझ में आ गया विच इज़ एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर, ये जो AMCs हैं वो समझ में आ गया, CRA यानी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज वो भी समझ में आ गया कि अच्छा केफिन के थ्रू अकाउंट ओपन करना है, टैक्सेशन समझ में आ गया, विड्रॉल समझ में आ गया, बट द फाइनल स्टेप अकाउंट, सर अकाउंट फटाफट ओपन कर लें, यस तो वो हम नेक्स्ट सेगमेंट में देखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा देखेंगे। वैसे आप अभी तक तो आपको पूरा क्लैरिटी आ गई होगी, बट फिर भी नेक्स्ट सेगमेंट में हम पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप अकाउंट ओपनिंग देखने वाले हैं। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेगमेंट।